सुबह का नमस्कार सभी दोस्तों को। आइए दोस्तों, आज का दिल्ली करंट अफेयर्स वीडियो का डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। और आज है दोस्तों 17 नवंबर, और 17 नवंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं वो सबसे पहले बता देता हूँ कि अपन वीडियो के अंदर किन किन का अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ईरान के साथ लफड़ा चल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुर्खियों के अंदर चल रही है, तो इस संगठन के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि किसके साथ क्या चल रहा है। दूसरा, टेक न्यू @75 के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक उत्सव है, एक तरह की पहल स्टार्ट की गई है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अगली स्लाइड के अंदर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है, ये पर्वत लिख दिया दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानेंगे। सुर्खियों के अंदर इसलिए है कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक ऋण $61 मिलियन का ऋण प्रस्तावित किया गया है और इसको मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो इस बैंक के बारे में जानेंगे, इसकी स्थापना, इसके मेंबर वगैरह के बारे में, इसका उद्देश्य क्या है वो जानेंगे दोस्तों। अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के बारे में जानेंगे कि भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, ये अंटार्कटिका से जुड़ी न्यूज अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में, सुर्खियों के बारे में अंदर बताऊंगा आपको स्लाइड के अंदर। और कब से स्टार्ट हुआ, कब क्या क्या प्रोग्रेस वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह हुई है अंटार्कटिका कार्यक्रम को लेके, वो अपन डिटेल से जानेंगे दोस्तों। उसके बाद सिटमैक्स एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा आपको, अभी चल रही है। और लास्ट में दोस्तों, अभी महंगाई का डाटा आया है, होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है, अक्टूबर 2021 का डाटा है, जो 5 महीने के अंदर पिछले 5 महीनों से सर्वाधिक WPI का रिकॉर्ड किया गया। 12.54% के आसपास महंगाई दर्ज की गई है। तो महंगाई क्यों बढ़ रही है उसके आपको 2 से 3 कारण बताऊंगा, लेकिन अपन PT के दृष्टिकोण से WPI और CPI के बारे में जानेंगे। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है क्या, इनका कंपैरिजन देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों स्थापित हुई थी 1957 के अंदर। 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर वैश्विक शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। दूसरी बात अपने को याद करनी है दोस्तों, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त संगठन है। तीसरी बात अपने को ये याद रखनी है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर है। स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही एक परमाणु संगठन है दोस्तों। और ये अपनी रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा और सुरक्षा परिषद है, उसको अपनी रिपोर्ट समय समय पर देता रहता है। इसके बाद दोस्तों इसके सदस्य की बात कर लेते हैं। इसमें 173 सदस्य हैं दोस्तों, और भारत है दोस्तों 1957 में जैसे ही इसकी स्थापना हुई थी उसी टाइम से भारत इसका सदस्य है, ये चीज़ भी याद कर लो। अब बता देता हूँ दोस्तों कि इस संगठन की स्थापना किस मकसद से हुई थी। ये संगठन दोस्तों अपने सदस्य देशों और जो विभिन्न भागीदार हैं उनके बीच में जो परमाणु टेक्नोलॉजी है, परमाणु प्रौद्योगिकी है, जो एक बहुत ही संवेदनशील और विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी है, उसका सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ावा देने के लिए, कि कैसे जैसे करके मानव का जीवन है वो खतरे के अंदर नहीं हो, और जो टेक्नोलॉजी है, विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी है, उसका शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से उपयोग हो, इसके लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। और इसके लिए वो लगातार प्रयास भी करता रहता है, और इसी प्रयास के रूप में ईरान के साथ ये लगातार वार्ता वगैरह कर रहा है, कैसे जैसे करके ईरान को मजबूर कर रहा है कि उसके जो परमाणु संपन्न राष्ट्र का बनने का जो सपना है वो कैसे जैसे करके पूरा नहीं हो। और ये भी इसका उद्देश्य है कि उसका सैन्य उद्देश्य जो परमाणु टेक्नोलॉजी है उसको कैसे जैसे करके सैन्य उद्देश्य के उपयोग के लिए रोका जाए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयास करता रहता है। ये संगठन था दोस्तों, अपने इसके बारे में बात कर ली। अब टेक न्यू @75 के बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जब मनाया जाएगा, भारत का जो 75वें स्वतंत्रता के उपलक्ष्य के अंदर, तो इसके लिए प्रत्येक मंत्रालय अपने स्तर पर पहले स्टार्ट कर रहा है कि एक उत्सव के तौर पे, आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के तौर पर प्रत्येक मंत्रालय अपनी जो भी उपलब्धियां वगैरह है उसको प्रचार प्रसार कर रहा है। उसी के भाग के तौर पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा टेक न्यू @75 का पहल शुभारंभ किया गया था। ये 1 साल तक चलेगा दोस्तों, इस मंत्रालय की ये पहल है। ये जो
मानव है, जो भारतीय लोग हैं, ठीक है, उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को किस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने प्रभावित किया, कैसे नवाचार के क्षेत्र के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय काम कर रहा है, कैसे मानव के जीवन के अंदर दखल दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये उत्सव के अंदर बताएगा, ठीक है। और इसी के साथ एक पहल भी बता देता हूँ दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार हब, ये भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। और इसके अंतर्गत दोस्तों SC/ST समुदाय के जो युवा वर्ग है, उनकी जो वैज्ञानिक प्रतिभाएं हैं, उनको एक पटल पर लाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए कि कैसे जैसे करके इस समुदाय के जो लोग हैं वो नवाचार के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े। और इसके लिए 75 विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार हब की स्थापना की जाएगी देश के विभिन्न भागों के अंदर। और इसी के भाग के तौर पे अभी आदिवासी जो समुदाय है, उनकी जो वैज्ञानिक प्रतिभाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 2022 तक 30 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार हब की स्थापना की जाएगी। तो ये न्यूज़ था दोस्तों, एक तरह से उत्सव है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी ही ये अगली स्लाइड है दोस्तों, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा झांसी के अंदर, झारखंड के अंदर है दोस्तों, झांसी के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के तौर पर रक्षा मंत्रालय भी अपनी राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की गई। बस लोकेशन याद रखो और मिनिस्ट्री याद रखो आप तो, और किस उपलक्ष्य के अंदर किसके भाग के तौर पे स्टार्ट किया गया, ये चीज़ अपने याद कर लो। अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों सुर्खियों के अंदर ही थी, ये वीडियो के स्टार्ट के अंदर आपको बताया था कि अगरतला के लिए $61 मिलियन का ऋण का प्रावधान किया गया दोस्तों। अब बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों। दूसरी चीज़ अपने को याद रखनी है दोस्तों, इसकी स्थापना 1966 के अंदर हुई थी। तीसरी चीज़ ये याद रखनी है दोस्तों अपने को कि इस ADB का हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर है, ठीक है। चौथा ये है कि दोस्तों इसके अभी 2021 तक 68 मेंबर हो गए। जब से इसकी स्थापना हुई है 1966 से एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर 68 मेंबर है दोस्तों, आप याद रखना दोस्तों इसको। और ये दोस्तों विश्व बैंक संस्था के समान, जिस प्रकार जो विश्व बैंक है सेम वैसा का वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है, वैसे का वैसा ही काम करती है, उस तरह का ही उसमें हिस्सेदारी है, वोटिंग का जो तरीका है सारा कुछ। और जो अपने क्षेत्र के इसका मुख्य काम ये रहता है कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र है उसके सामाजिक आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें योगदान देना, उसकी वहाँ के लोगों के लिए अवसंरचनाएं वगैरह कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह है उसको फाइनेंस करने का काम करती है, ठीक है, सस्ती दरों पे ऋण का। तो ये विश्व बैंक भी इसी तरह काम करती है। तो ये विश्व बैंक संस्था के समान है दोस्तों, न कि IMF की संस्था के समान। IMF का काम अलग तरीके का है, इसका काम विश्व बैंक संस्था के समान है। और ये एशिया के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, उसके लिए कोई भी अवसंरचना कोई प्रोजेक्ट वगैरह जैसे मैं आपको बताएं। अब हिस्सेदारी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी लगभग 15% के आसपास दोस्तों जापान और USA की है। फिर तीसरे नंबर पे दोस्तों चाइना की है, लगभग 6.44% के आसपास है। और चौथे नंबर पे दोस्तों भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक में चौथा सबसे बड़ा हिस्सेदारी रखता है। जितनी हिस्सेदारी उसी के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज मिलते हैं, वोटिंग का जो अधिकार मिलता है दोस्तों। तो भारत की हिस्सेदारी 6.31% है। भारत से पहले चाइना, USA और जापान, ये 3 देश भारत से ज़्यादा हिस्सेदारी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर रखते हैं। ये दोस्तों पूरी न्यूज़ थी, आपको मैंने बताया। अब चलिए दोस्तों अगली स्लाइड के अंदर भारतीय अंटार्कटिका के जो कार्यक्रम है उसको देख लेते हैं। सुर्खियों के अंदर इसलिए दोस्तों कि 41वीं साइंटिफिक एक्सपीडिशन की शुरुआत की गई है, वो अंटार्कटिका भेजी जाएगी, ठीक है। ये सुर्खियों के अंदर था दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी। आज से 41 साल पहले शुरुआत हुई थी। तो 41वीं साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजी गई है। और भारत की जो अंटार्कटिका के अंदर कार्यक्रम की शुरुआत है वो दक्षिण गंगोत्री के साथ शुरू हुई थी। और दक्षिण गंगोत्री 1983 के अंदर, याद रखना दोस्तों, 1983 के अंदर ये भारत का पहला अंटार्कटिका पर कार्यक्रम था, लेकिन ये बंद हो गया था, ठीक है। अनुसंधान कार्यक्रम था लेकिन ये बंद हो गया था क्योंकि बर्फबारी की वजह से ये सेंटर वगैरह था ओपन किया था, बंद हो गया था। उसके बाद दूसरा दोस्तों मैत्री 1988 के अंदर। और तीसरा दोस्तों एक अनुसंधान कार्यक्रम भारती 2012। अभी
जो दक्षिण गंगोत्री है पहला था वो बंद हो गया, मैत्री 1988 के अंदर, और भारती ये दोनों अभी ऑपरेशनल मोड में, मतलब अभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैत्री 1988 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। मैत्री 1988, देखो कंपटीशन के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैत्री 1988 जो सेंटर था वो सिरकामर ओसियोसिस जो पहाड़ी थी उस पर ये स्थापित किया गया था। और जो भारतीय इस सेंटर ने भारत के जो वैज्ञानिकों द्वारा इस मैत्री जो सेंटर है उसके चारों ओर मीठे पानी की एक झील का निर्माण किया गया था, जिस झील का नाम क्या है दोस्तों, पूछ सकता है, प्रियदर्शनी झील है दोस्तों, जिसकी स्थापना मैत्री के चारों ओर की गई थी। ठीक है, भारतीय 2012 के अंदर लास्ट का ये था। और 2008 के अंदर दोस्तों सागरीय शोध, क्योंकि अंटार्कटिका भी एक महासागर है, तो जो महासागरों के अंदर शोध को बढ़ावा देने के लिए 2008 के अंदर सागर निधि की स्थापना की गई थी। ये याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये सारा जो भारतीय अंटार्कटिका का जो कार्यक्रम है वो कौन प्रबंधन करता है, पूरा का पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका जो कार्यक्रम है उसको संभालता है दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ये एक सेंटर है दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री याद रखना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और ये सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ये कहाँ पे है, गोवा के अंदर है दोस्तों। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है। ये भारतीय अंटार्कटिका जो कार्यक्रम है उसका सारा का सारा प्रबंधन करने का काम इस सेंटर का है। ये सेंटर गोवा के अंदर स्थित है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड के बारे में सिटमैक्स एक्सरसाइज के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये 3 देशों के बीच में सिटमैक्स से देख लो, एस का मतलब हो गया सिंगापुर, और आई का मतलब हो गया भारत इंडिया, और टी का मतलब हो गया थाईलैंड। तो सिंगापुर, भारत और थाईलैंड देशों के बीच में ये एक्सरसाइज है। अभी अंडमान सागर है उसके अंदर शुरुआत की गई है सिटमैक्स एक्सरसाइज। याद रखना दोस्तों, थाईलैंड 3 देशों के बीच में, सॉरी। ठीक है, और इसके साथ एक मैत्री के बारे में याद रखना। मैत्री जो एक्सरसाइज है वो भारत और थाईलैंड के बीच में, जो कॉर्पेट है, मैंने 13 तारीख को सैटरडे को इसको बताया था, जो कॉर्पेट एक्सरसाइज है वो भी भारत और थाईलैंड के बीच में। मैत्री, कॉर्पेट और श्याम 3 एक्सरसाइज याद रखना दोस्तों। ये तीनों की तीनों, मैत्री, कॉर्पेट और श्याम, ये भारत और थाईलैंड के बीच में द्विपक्षीय एक्सरसाइज है। और जो सिटमैक्स है वो 3 देशों के साथ है। सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स है, ये आप याद रख सको तो। जो सिम्बैक्स एक्सरसाइज है सिंगापुर इंडिया के मिलिट्री एक्सरसाइज, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज है। तो मैंने 4 से 5 एक्सरसाइज बता दी दोस्तों, आप नोट कर लेना इन चीज़ों। अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं। सुर्खियों के अंदर क्यों है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था कि अक्टूबर 2021 के अंदर थोक मूल्य सूचकांक है वो अपने पिछले 5 महीनों के अंदर हाइएस्ट पोस्ट पर है कि अभी 12.54% महंगाई है WPI के हिसाब से। ठीक है, 2.5 अंक का आंकड़ा छू रखा है पिछले 7 महीनों से लगातार। और सितंबर के अंदर आप डाटा देख सकते हो तो 10.66% थोक मूल्य सूचकांक था, और अभी अक्टूबर के अंदर बढ़ गई ये 12.54% हो गए। तो थोक मूल्य सूचकांक ये लगातार महंगाई क्यों बढ़ रही है दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारण है दोस्तों कि ईंधन की, बिजली की, वनस्पति तेल और जो रासायनिक हैं, जो विभिन्न रसायन हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी के चलते थोक मूल्य सूचकांक लगातार बढ़ता जा रहा है। महंगाई लगातार क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ईंधन है, जो ऑयल वगैरह है उसकी आप प्राइस वगैरह आप देख सकते हो, वनस्पति जो तेल वगैरह है और जो बिजली है उनकी भी प्राइस क्या लगातार बढ़ रही है। और जो रसायन है, ठीक है, उनकी भी फर्टिलाइजर वगैरह जो केमिकल्स वगैरह हैं, सारों की क्या की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते WPI बढ़ रहा है। अब अपन ये देख लेते हैं कि दोस्तों कि WPI होता क्या है, फिर अपन CPI देखेंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे आपस में। WPI दोस्तों वस्तुओं का जो थोक स्तर पे जो भी व्यवसाय वगैरह होता है, उपभोक्ता स्तर की बात नहीं कर रहा, थोक स्तर पे जो वस्तुओं का जो व्यवसाय होता है उनकी जो कीमतों के अंदर कोई भी बदलाव वगैरह रहता है उसका आंकलन WPI के द्वारा किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक नाम के अंदर ही इसका दिख रहा है। ये दोस्तों आर्थिक सलाहकार मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। मापन कौन करता है WPI का, आर्थिक सलाहकार मंत्रालय। ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है आर्थिक सलाहकार मंत्रालय, उसके द्वारा WPI जारी किया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना। और इसका आधार वर्ष है दोस्तों 2011-12 है, 2011-12 इसका आधार वर्ष है। ये 3 चीज़ आप इसके बारे में
याद रखना दोस्तों। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता स्तर पे जो कंज्यूमर लोग रहते हैं उनके द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतों के अंदर बदलाव का मापन करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ताओं का वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं की कीमतों में होने वाला जो भी बदलाव वगैरह रहता है उसका आंकलन मापन वगैरह है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से किया जाता है। फिर याद रखो दोस्तों कि ये CPI है, इसका पहले से आधार वर्ष बता देता हूँ दोस्तों। इसका आधार वर्ष 2012 है, जबकि WPI का आधार वर्ष है 2011-12। और जो CPI है ये 3-4 कंपोनेंट के अंदर है दोस्तों। एक CPI संयुक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है, वो NSO के द्वारा जारी किया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा CPI संयुक्त जारी किया जाता है। जबकि इसके 3 से 4 पार्ट और भी हैं, जैसे CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI रूरल लेबर वगैरह, और CPI रूरल और CPI अर्बन। ये 3 जो इंडेक्स है दोस्तों ये लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। श्रम मंत्रालय के अंदर जो लेबर ब्यूरो है उसके द्वारा CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI रूरल वर्कर, CPI रूरल एंड अर्बन, ये 3 जो इंडेक्स है दोस्तों ये श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि CPI जो संयुक्त है जो कंबाइंड है ये NSO के द्वारा जो सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये आप कंफ्यूज मत होना, याद रखना दोस्तों। इसका आधार वर्ष 2012 है। और दोस्तों जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके द्वारा जो मुद्रास्फीति है उसके लिए जो मुख्य सूचकांक के तौर पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक का पहले करता था, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अभी मुद्रास्फीति का मुख्य सूचकांक के तौर पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करता है। ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। ये दोस्तों सारी न्यूज़ थी जो आज की जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी वो अपन ने देखा। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कल भी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।